ये सारा सिनेरियो में जो इस वक़्त मुक़्तदा अल-सद्र ने किया है, ये वहाँ पर अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, chaos, कन्फ्यूजन और तबाही का बाइस भी बन सकता है। और जो हमें उम्मीद थी कि 2015-16 के करीब जब दाइश का तकरीबन एलिमिनेशन हुआ वहाँ से, उसके बाद जो वहाँ इराक शायद तरक्की की राह पर गामज़न हो गए, उसके चांसेस कम हो रहे हैं। पार्लियामेंट का कोई विकार ही नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत से ऐसे सियासी दांव-पेच समझने और समझाने की एक तरह से कोशिश करते हैं कुछ जानकार लोगों के ज़रिए, जो आम तौर पर आपको कहीं ना अखबारों में मिलेगा, ना ही टेलीविज़न पर। और सोशल मीडिया पर भी इंटरनेशनल अफेयर्स को इतनी गहराई से शायद ही कोई और करता हो। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जाए। अभी हाल ही में इराक के सिलसिले में हमने आपको कई रिपोर्टें दी हैं। पिछले 29 और 30 अगस्त की दरमियान में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने ग्रीन ज़ोन में बाकायदा जाकर के प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर कब्ज़ा किया था। उसके बाद मुक़्तदा सदर ने उन्हें वापस आने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि मुक़्तदा सदर के लोगों के वापस जाने के बाद अब हालात बेहतर होते नजर आएंगे। और एक ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब इराक में पूरे साल में सबसे बड़ा एक इवेंट होता है इमाम हुसैन के चेहलुम का, जो 16 और 17 सितंबर को होने वाला है। दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं, करोड़ों की तादाद में नजफ से करबला के लिए पैदल जाते हैं। इस अच्छा। वक्त में ये हंगामा हो रहा है। और अब पिछले जुमे में और उसके बाद अब तक भी इराक में एक नए प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, जो 2019 में शुरू हुआ था। उसके बारे में कहा जाता था कि ये सऊदी अरब और अमेरिका वगैरह करा रहे हैं मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए। और अब भी इस वक्त उनकी मांग यह है कि जितने भी पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो इस्तीफा दें, बिल्कुल नया सिस्टम हो, नई किस्म की हुकूमत हो। ये नहीं मालूम कि आखिर क्या कुछ चाहते हैं। एक के बाद एक इराक में एक तरह से मुसीबतें, प्रोटेस्ट, हंगामे, 30-35 लोग पिछले हुए। मारे जा चुके। और अब भी सूरत हाल बहुत ही टेंशन में है। इस वक्त इन सारे हालात को समझने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो इराक बहुत बार गए हैं, वहां के हालात को जानते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत अच्छी पकड़ है, जानकारी है। जनाब शेख मंजूर साहब, आप बताइए कि ये इराक में 2003 के बाद अब ऐसा लगता है कि बहुत ही गैर मामूली किस्म का क्राइसिस बढ़ रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आप कहते हैं कि इराक पिछले 4 दहाइयों से, मैं नहीं 2003 से कहूँगा, हम्म। वहाँ पर जो है इंस्टेबिलिटी रही है, तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। उसका कोई और ये 2003 के बाद ये तो बढ़ ही गई है जब अमेरिका ने डिसलॉज की एक गवर्नमेंट वहाँ पर की है। हम्म। और अमेरिका के ज़ेर असर ही वहाँ पर आईएस ने अपने रूट्स जो है, अपने कदम जमाए। और जो दुनिया ने फिर देखा वहाँ क्या हाल हुआ, खुदा सबों को उससे बचाए। हम्म। ना है कि उसमें उस वक़्त भी जो है, जो इराक के हमसाया मुल्क है या दूसरे हैं, उन्होंने कोशिश की उनके साथ, उनके खिलाफ लड़ा। हम्म। जो दहशतगर्द तंज़ीमें थी वहाँ पर जड़ पकड़े हुए थे कुछ इलाकों में, जहाँ से उनको निकालना मुश्किल था, उन्होंने अपना रोल किया। हालाँकि अमेरिका कहता है कि मैंने इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था जब तक कि लोकल जो वहाँ पर थे, जो इनके नेबर्स हैं, वो उनको रेज़िस्ट करते रहे। बिल आखिर
आईएसआई एलिमिनेट हुआ। इस दौरान जो है, जब 2003 के बाद ये लग रहा था एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाएगी, और उसमें प्रो ईरानियन जो फोर्सेस थे उनका भी अच्छा खासा असर था, क्योंकि ईरान ने हमेशा सफर किया बिकॉज ऑफ सदाम हुसैन का 8 ईयर रूल की वजह से, बहुत सफर किया, और अनवारंटेड वार जिसमें कई लाख लोग मर गए। हालांकि जो इराक के बारे में हम कहते थे लार्जेस्ट रिजर्वियर्स ऑफ क्रूड ऑयल वहां पर ही थे, शातुल अरब में थे, मजनून आइलैंड था, उनको ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा बन गया 2003 के बाद। जो बड़े बड़े वर्ल्ड पावर्स है उन्होंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, और ईरान के भी जो नेबर्स के साथ उनको ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उन्होंने भी अपना रोल इसमें अदा करना शुरू किया। अब जब पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हुई तो ग्रुप्स बन गए। खासकर ये एक ट्रेजेडी है कि एक ही कम्युनिटी के दो राइवल्स बन गए, यानी कि विद इन शिया कम्युनिटी दो ग्रुप्स बन गए, जिसमें, और इनका जो ग्रुप है मुक्तदा अल सदर का, ये चूंकि मलेशिया रहा है, अब उसको पीस ब्रिगेड का नाम दे, इज अ पार्ट ऑफ इराकी आर्मी, और इनके पास बड़ा पावरफुल ये जो है ये है, इसलिए ये बुलडोज करना चाहते हैं कहीं कहीं अपनी बात मनवाने के लिए, बजाय इसको न सही तरीके से बातचीत करने के, हर एक चीज को कन्फ्रंट्रेशनिस्ट मूड में लेने की कोशिश कर रहा है। ये हकीकत है, उसके बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पर मौजूद है। अभी शायद जो प्राइम मिनिस्टर भी है उसके साथ भी कहीं ना कहीं अलाइनमेंट है, काजमी। लेकिन ये कि दावा बोलना, हर एक चीज पर करना, फिर ये कहना मैंने पॉलिटिक्स रिनाउंस की, फिर उसके बाद फिर भी गन फायर होते रहे राइवल ग्रुप्स के दरमियान, जिसमें हर दिन लोग मर रहे। और ये जो सानिया है ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एक तरफ उसमें ये जो इराक के जो इसके जो वो ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरीके से आपस में ही ये लड़कर इस कंट्री को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हाल ही में प्रेसिडेंट बाइडेन ने हालांकि बयान दिया कि वहां पर पीसफुली ये सारा मसला हल करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी रहे। एक तरफ सीरिया है, दूसरी तरफ लेबनान है, वहां भी इंस्टेबिलिटी है, वहां भी अनरेस्ट है। वो चाहते हैं इस रीजन में इंस्टेबिलिटी अगर रहे तो उससे उनका वहां पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहेगा, दबाव रहेगा, वो इंटरवीन कर सकते हैं किसी भी तरह। जैसे वो अभी सीरिया में इजराइल कंटिन्यूसली उस इलाके पर बॉम्बिंग करता रहा, इट इज विद द कनाइवेंस ऑफ यूएस, और ये चीजें ना बहुत असर पड़ती है। जो जिस कंट्री के लिए जो चाहती थी 2016 में इराक रिबिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंटरनेशनल डोनर्स को रिक्वेस्ट की गई कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि उसमें उससे रिबिल्डिंग एंड इसको जो रिकंस्ट्रक्शन में मदद हो जाए, लेकिन हालात सुधरे नहीं। बीच में थोड़ा बहुत पीस रहा, लेकिन फाइनल पीस नहीं रहा। इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो रही है, और इसमें बड़े ये जो रीजनल प्लेयर्स है किसी हद तक उनकी भी मुदाखलत शामिल है। शेख मंजूर साहब, आपने कई चीजें बहुत ही अहम बताई, खास तौर पर अमेरिका वहां गड़बड़ी चाहता है। हमें मालूम है कि 2020 जनवरी में जब जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था और हजदल शाबी के भी डिप्टी वो भी कमांडर को वहीं मारा हुआ। था अमेरिका ने, उसके बाद वहां की पार्लियामेंट ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया था कि गैर मुल्की फौजों को सबको वापस जाना है। ये फौजें वापस क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मुझे अभी मैं बताऊं, पिछले एक हफ्ते 10 दिन जब से ये हंगामा शुरू हुआ, उससे पिछले 10 दिन में हजदल शाबी के अलग अलग ग्रुप्स ने अमेरिका के भी खिलाफ, अमेरिका की फौजों के खिलाफ और तुर्की की फौजों की मौजूदगी के भी खिलाफ
काफी अहम बयान दिए थे और कुछ हमले भी हुए थे। इस हालत में ये मुक्तदा सदर की तरफ से ये इतने बड़े हंगामे करना, आप इसको और किस तरह से देखते हैं? देखिए क्योंकि मैंने मुक्तदा पहले सदर सलमान से भी मिलकर के आए थे, उसके बाद इराक में शक हो रहा है। देखिए, एक चीज मैं पहले से कह रहा हूं, अगर अमेरिका ने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं ट्रुप्स इराक से, फिर वहां पर प्रेजेंस रखने की क्या जरूरत है? हम्म, ये और दूसरी बात, आप 8,000 10,000 किलोमीटर दूर से आते हैं और किसी मुल्क में अपनी फौजें कायम रखते हैं। यही आपने अफगानिस्तान में भी किया। जरूरत क्या है? और ये भी, हालांकि इराक की गवर्नमेंट जो थी किसी हद तक मॉडरेट थी, वो सऊदी अरब के साथ भी बातचीत उनकी बराबर जारी थी, और सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, कई बार वो इराक का दौरा भी किया। ये भी लग रहा था कि इराक ईरान के मसले में और सऊदी अरब के मामले में वो एक नेगोशिएशन भी कर रहा है ताकि रेस्टोर दोनों के दरमियान ताल्लुकात करे। लेकिन अमेरिका किसी न किसी तरीके से प्रेजेंस मौजूद रख रहा है। अभी आप देखिए, उनके पास खासकर जो सर्विलेंस के जो सिस्टम जो है, सैटेलाइट सिस्टम जो इनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड है। अभी आपने देखा जो अयमन जवाहिरी का जो काबुल में जो वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको हलाक किया, वो इनको सारी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सैटेलाइट के जरिए, इवन ग्राउंड सोल्जर्स के जरिए उनको बहुत मदद मिल रही है। जब एक प्रेजेंस है तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करते रहे। अब ये वहां सिर्फ इराक का नहीं, इराक के साथ जुड़ा है सीरिया भी, वहां लेबनान भी है, दूसरे साइड आपके टर्की है। टर्की के बारे में मैंने कई बार आपको कहा, पहले हम समझते थे ये एक लीडिंग मुस्लिम कंट्री है, डेवलप्ड है, लेकिन इनका रोल एक दिन एक होता है, दूसरे दिन दूसरा होता है। अभी आप देखिए, आप उन्हें फुल रेस्टोर किए इजराइल के साथ ताल्लुकात। कभी वो धमकी दे रहा है मैं शाम पर हमला कर रहा हूँ, कभी जो कुर्द एरियाज जो है जो इराक के इसमें जो है वहां पर भी इंटरफेरेंस करना चाहता है, कभी अजरबैजान के मसले पर कर रहा है, कभी यूक्रेन के मसले पर कर रहा है। एक्चुअली वो बहुत सारे मसाइल में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको एक रिकॉग्निशन मिले, लेकिन यहाँ से उसकी इकोनॉमी खराब भी हो रही है, उसका जो लेरा है उसकी कीमत बहुत कम हो गई है। ये सारा सिनारियो में जो इस वक्त मुक्तदा अल सदर ने किया है, ये वहां पर अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, क्योस, कंफ्यूजन और तबाही का बायस भी बन सकता है। और जो हमें उम्मीद थी कि 2015-16 के करीब जब दाइश का तकरीबन एलिमिनेशन हुआ वहां से, उसके बाद जो वहां इराक शायद तरक्की की राह पर गामजन हो गए, उसके चांसेस कम हो रहे हैं। पार्लियामेंट का कोई विकार ही नहीं है। पार्लियामेंट पर एक दिन दावा बोल रहे हैं, एक बार जो है सारे पार्लियामेंटेरियन इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी बार सदर का ये ग्रीन जोन है तो क्या जोन है? ग्रीन जोन की रेलिवेंस ही नहीं रही। और फिर एक दिन आप कहते हैं मैं रिनाउंस कर रहा हूं पॉलिटिक्स, किसके लिए? अच्छा शेख साहब, जब ये हंगामा हुआ बगदाद में, तो उस बीच में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही थी एक कैप्शन के साथ। मैं वो कैप्शन आपको बताना चाहता हूँ। उसका वो फारसी में लिखी थी और उसमें यह था कि जो काम अमेरिका नहीं कर सका, जो काम इजराइल नहीं कर सका, जो काम दाइश नहीं कर सका, ये बेवकूफ इंसान जो जिसे मुक्तदा सदर कहते हैं, उसने करबला का रास्ता बंद किया। शिया लोगों के लिए खास तौर पर अरबईन के मौके पर करबला का रास्ता बंद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और एक तरह से बहुत बड़ी रुकावट मानते हैं। आप उसको किस तरह से देखिए, हमेशा अमेरिका क्या जब आपको भी, ये बात ठीक लगती देखिए जब अमेरिका जब भी किसी साजिश में किसी प्लान में कामयाब होता है, उसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। खुद वो है? सिर्फ बैकिंग करता है, प्लानिंग करता है, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज उनको इन्फ्लुएंस करता है। और वो जो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई अपने चराग से, वो ये नहीं देना फीलिंग कि हम इसमें जिम्मेवार हैं।
वो ये भी कहते हैं कि भाई आप पुरअमन तरीके से करो, ये मसले हल करो, लेकिन वो कभी ये फीलिंग नहीं देंगे कि हम फोर फ्रंट में हैं वहां पर इस गवर्नमेंट के खिलाफ, सदर के खिलाफ या दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ। तो ये क्या करते हैं, कोई उन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दे आर प्लेइंग टू देयर गेम, वो पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब एक पॉलिटिकल जो एक तरह से रुका हुआ है, लिम्बो है एक तरह से। अक्टूबर 2021 में इलेक्शन हुए 329 सीटों के लिए, उसमें से सबसे बड़ा अलायंस जो उभर के आया वो मुक्तदा सदर का था, जिसमें 73 एमपीज आए, लेकिन उनके साथ किसी ने मिलकर के हुकूमत बनाने के लिए वो कोई तैयार नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जून में अपने एमपीज को रिजाइन कराया और उस रेजिग्नेशन से दूसरे ग्रुप्स और मजबूत हो गए। नए प्राइम मिनिस्टर का नाम ऐलान किया गया तो फौरन इन्होंने हमला कर दिया प्रेसिडेंट हाउस पर। तो अब आपको क्या लगता है, इलेक्शन दोबारा होंगे या हुकूमत बनेगी? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, इलेक्शन मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली हो जाएंगे, क्योंकि अगर यही प्रपोजिशन या यही जो सामने आ जाएगा, एक बार इससे क्लियर होता है कि इनकी जो पार्टी है वो अकोमोडेटिव नहीं है। जब आपको एक अलायंस चलानी होती है तो उसमें आपको दूसरे की पार्टीज की भी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी डिमांड्स है, कहीं ना कहीं इनको अकोमोडेट करना पड़ता है। जो दूसरी पार्टियां जो हैं, इसी वजह से वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए हैं, जबकि इनका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी इसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं। ये एक खासकर डेमोक्रेटिक सेटअप में ये एक वीकनेस है सिस्टम की, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी यही होगा, नेक्स्ट टाइम भी 10-12 सीटें उधर उधर हो जाएंगी, तो यही प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम इससे हल नहीं होगी जब तक कि अगर आप 1 पॉइंट प्रोग्राम पर कायम रहोगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ जाने को तैयार नहीं होगी। आपको पॉलिटिक्स में, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आपको अकोमोडेटिव रहने की जरूरत है, और ये जो है रिजिडिटी है वो काम नहीं करेंगे। ये भी आपको देखना है कि ईरान आपका क्लोज नेबर है और बार बार उन्होंने इस मुल्क के लिए हमेशा इसकी इंटेग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी के लिए हमेशा हिमायत की है। यहाँ तक कि मॉरल सपोर्ट के अलावा बार बार जब ये है कुछ और चीज़ों में भी इसको, इसके डिफेंस में, इसके दूसरी चीज़ों में, इसको बनाने में जो शुरुआत हुए थे उसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, और जो आपके अपने हैं वो उनके साथ बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। अब जो दूसरे प्लेयर्स है इसमें आ रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता, खासकर बड़े वेस्टर्न कंट्रीज या रीजनल जो वहां पर ग्रुप्स है, वो नहीं चाहते हैं कि ये ईरान के साथ, इराक ईरान के साथ दोस्त जैसा रहे, क्योंकि उनके अपने थ्रेट लग रहा है उससे। ये एक जी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी तकनीकी वजह से हम जरा लंबी बात नहीं कर पा रहे हैं और आप भी सफर से वापस आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इराक के हालात, खासतौर पे आपने उसमें ईरान के रोल के बारे में भी बताया और इलाके के मुल्कों के रोल के बारे में, अमेरिका का रोल क्या कुछ है, वो किस तरह से लोकल प्लेयर्स को अपने लिए इस्तेमाल करता है, ये सब आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।